नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। मुझसे किसी बहुत ही इंटरेस्टेड व्यक्ति ने, जो कि रामायण और महाभारत में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि रामायण और महाभारत सुनने से या इसका अध्ययन करने से ट्विन फ्लेम्स को क्या फायदा हो सकता है, या स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स को क्या ऐसा इससे मिल सकता है जिससे कि उनकी भी इनर वर्क बेटर हो जाए, उनकी ग्रोथ हो जाए। तो मैं अपने कुछ वीडियोस में और इनफैक्ट पॉडकास्ट मैसेजेस में भी, ऑडियो मैसेजेस में भी ये बता चुकी हूँ कि हमारा जो शरीर है ये चक्रा सिस्टम पे चलता है। यानी कि हमारे शरीर में चक्रास होते हैं, एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जिसके थ्रू हमको एनर्जी मिलती है। वैसे तो 12 चक्र होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर 7 होते हैं और अधिकतर लोग इन 7 चक्रों के बारे में ही जानते हैं। आज की डेट में भी अगर आप YouTube पे या कहीं पे रिसर्च करने जाओगे तो आपको 7 चक्रास के बारे में काफी लोग बता देंगे, और उनमें से ज्यादातर लोग तो भारत के बाहर रहते हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि आजकल वेस्टर्नर्स को हमारी जो संस्कृति है, हमारा कल्चर, हमारा फूड और हमारे साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है। भारतीयों से ज्यादा विदेशियों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, और अपनी बहुत सी लाइफ की चीजों में, रूटीन में वो इसको उतारने भी लगे हैं। बहुत सी चीजें तो हमें आमतौर पे पता चल जाती हैं, जैसे कि उनके खाने में वो लोग टर्मरिक बहुत यूज करने लग गए हैं आजकल। टर्मरिक लाते तक लोग पीने लग गए हैं। जड़ी बूटियों के बारे में वो ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो हर देश की जो उनकी प्राचीन सभ्यता है, ज्यादातर जितनी भी इंडिजिनस सभ्यताएं हैं वो सेम ही पैटर्न पे चलती हैं, क्योंकि भारत एक विश्व गुरु रह चुका है और पूरे विश्व में जो हमारी नॉलेज है वेदों की, उपनिषदों की, रामायण महाभारत की, वो पूरे विश्व में यूज की जाती थी। पहले तो एक ही विश्व था, और हिमालय जो थे, हिमालय के रूलर ही मेन राजा होते थे, और बाकी जितने भी राजा होते थे उनमें कोई मतभेद या लड़ाई नहीं होती थी। वो ये नहीं कहते थे कि मुझे अपना ये प्रूव करना है इस तरीके से। और अगर कोई युद्ध भी होते थे, अगर वो चैलेंज भी करते थे किसी को, तो वो तभी करते थे जब उनको पता होता था कि उनके पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, और वो पीसफुली भी बहुत लोगों के साथ अपना जो है संबंध बनाना चाहते थे। जो हमारी रामायण की कहानी में, उत्तर रामायण में अश्वमेध का घोड़ा के ऊपर जो कथा है लव कुश और श्री राम की, उसमें भी अगर आपने देखा होगा या उसका अध्ययन किया होगा तो यही बताया कि वो अपनी सेना को और घोड़े को इस तरीके से छोड़ते हैं कि जिसको लड़ना है, जिसको वॉर करनी है, वही घोड़े को पकड़े, और कोई भी घोड़े को नहीं पकड़ता लव कुश के अलावा। तो राम और सीता का जो लव है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव बताया जाता है, ट्रू लव बताया जाता है, राधा कृष्णा का भी और राम सीता का भी। श्री राम उत्तम पुरुष है और उनकी पत्नी सीता भी उत्तम ही है, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे की परछाई होते हैं, स्पेशली जब वो वाकई में जन्म जन्म के साथी हों। अब डार्क एजेस में तो ये जन्म जन्म के साथियों वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गुम जाता है, क्योंकि जो टॉक्सिक फेमिनिटी है उसकी भी राइज होती है, फेमिनिटी की भी राइज होती है। तो औरतें भी सिर्फ उसी तरीके के आदमी को पसंद करती हैं जिसके पास बहुत धन हो, बहुत ऐशो आराम हो, ऐश्वर्य हो। एक सिंपल आदमी को वो चूज नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि नहीं यार, इसके पास तो कुछ है नहीं। और टॉक्सिक जो मैस्कुलिन्स हैं वो भी टॉक्सिक फेमिनिन्स के पीछे ही जाते हैं। इवन अच्छे मैस्कुलिन्स भी जो टॉक्सिक नहीं है वो भी टॉक्सिक फेमिनिन्स के पीछे जाते हैं। तो ये दोनों जेंडर्स में देखा जाता है। मेन और वुमेन दोनों ही गलत पार्टनर्स को चूज करते हैं और फिर उसी में काफी सालों तक फंसे रह जाते हैं, या फिर अगर सही पार्टनर को चूज कर भी लेते हैं तो उसे कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। काफी सारे पैटर्न्स प्ले करते हैं इसमें। इसीलिए हम हर किसी से यही कहते हैं कि पहले आप अपने इनर वर्क पे इतना ध्यान दो, इतना अच्छे से अपना इनर वर्क करो कि खुद ब खुद काफी बातें आपको समझ में आने लग जाएं। और ऐसा ही होता है, जो लोग डीप इनर वर्क करते हैं उनको इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है कि फिर उनको भी किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। एक थेरेपिस्ट का या एक हीलर का भी यही सपना होता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं या उसके पास जितने भी लोग आ रहे हैं वो इवेंचुअली इतने ज्यादा हील हो जाएं कि उनको उसकी जरूरत ही ना पड़े, और वो इतना एंजॉय करें, इतना खुश रहें, हायर एनर्जीज में ही रहें वो भी। क्योंकि जब इंसान हायर एनर्जीज में होता है, हायर डिमेंशन में होता है, तो उसको फिर खुद ब खुद ही कुछ करवाना नहीं पड़ता। वो खुद ब खुद नेचुरली अपने सारे काम करने लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ आया है, और अपना मिशन भी पूरा करने लग जाता है। बिल्कुल ही ऐसे थे श्री राम और सीता। वो जब प्लैनेट पे आए थे उनको ये तो पता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उतना ही उनको पता था कि हमारा मिशन वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो शादी, बच्चे, ये सब उन्होंने प्लान किया, लेकिन बीच में इतनी सारी मुसीबतों का सामना किया हंसते हुए और एक दूसरे का पूरा साथ देते हुए। श्री राम ने जब सीता को त्याग दिया था तो उनके खुद के पास इतना समय नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर सके। लेकिन त्याग दिए जाने के बाद भी सीता जी ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, और अपने पिता के घर जाने के बजाय उन्होंने एक एनोनिमस आइडेंटिटी चूज करके जंगल में ही रहना शुरू कर दिया, क्योंकि सीता तो है ही धरती की पुत्री, और जो खुद धरती की बेटी हो उनको तो अच्छा ही लगेगा जंगलों में रहना, मड हाउसेस में रहना, सिंपल लिविंग करना, बिकॉज उनका वो नेचर ही है। आजकल की डेट में हम लोग अपने नेचर से बहुत दूर जा चुके हैं। जिस तरह के घरों में हम रहते हैं, जिस तरह का खाना हम खाते हैं, जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, ये कोई इंसानों वाली लाइफस्टाइल नहीं है, ये राक्षसों वाली ही लाइफस्टाइल है, जो हमें राक्षसों ने ही प्रोग्राम करके उसमें डाल दिया है। जैसे कि अगर आप कभी पुरानी किताबें पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, तो उसमें निशाचर शब्द यूज किया जाता है दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए। निशाचर इसलिए क्योंकि जो राक्षसी प्रोग्राम होता है या कार्यक्रम होता है वो रातों को ही किया जाता है। वो दिन भर सोते हैं और रात भर जागते हैं, इसीलिए उनकी हेल्थ भी जो होती है, वो जो एनर्जी उन्हें मिलती है, वो कभी भी अच्छे कामों से नहीं मिलती। दूसरों को तंग करके, दूसरों पे अपना पावर दिखा के, दूसरों को रूल करके, दूसरों को ये दिखा के कि मैं तुमसे बेटर हूं, इन अ वेरी रॉन्ग वे, मतलब एक एरोगेंट घमंडी वे में। सही चीज में आप बोलो किसी को कि हाँ ये बात गलत है और ये बात सही है, तो आपके साथ भगवान भी होंगे और आपको सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी, आपको अपलिफ्ट करेंगी और आपको बहुत शक्ति देंगी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनकी ईगो बहुत ज्यादा होती है उनको छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। रातों को नींद नहीं आती है, दिन को चैन नहीं, रातों को नींद नहीं, उनका ये हाल होता है। तो हम जब छोटे होते थे तो हमें अभी भी याद है, मुझे तो याद है खास तौर से, कि मिडनाइट को तो बहुत आधी रात हो गई इस तरीके से देखा जाता था, और आजकल तो मिडनाइट पे कोई सोता भी नहीं है। तो हमको ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया प्लैनेट अर्थ पे कि हम एक उल्टी लाइफ जी रहे हैं, और यही हो रहा है लव में भी। लव को लोग एक्सपीरियंस कम कर रहे हैं और लव को शो ऑफ की तरह ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को दूसरों का वैलिडेशन चाहिए, दूसरों का अप्रूवल चाहिए। जब दूसरे लोग बोलेंगे हाँ तुम्हारा रिलेशनशिप कितना अच्छा है, जब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं पे भी लोग बोलेंगे वाओ तुम तो बहुत खुश हो, तुम्हारे पार्टनर और तुम बहुत हैप्पी हो, वेकेशंस पे जाते हो, यहाँ वहां जाते हो, पिक्चर्स पोस्ट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो आपको एक स्टैंप मिलेगा, एक वैलिडेशन मिलेगा। भले ही अंदर रियलिटी में आप लोग एक दूसरे से ठीक से बात भी ना कर सकते हो। आप लोग एज इन जो ये करते हैं उनकी बात हो रही है, और इसमें कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि ये सारे चीजें कॉमन है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो अब जो है लव को एक्सपीरियंस कम किया जा रहा है और उसको डिस्प्ले पे ज्यादा रखा जा रहा है, और इसीलिए छोटा छोटा पल भी, लाइक 6 महीने का टाइम भी, 7 महीने का टाइम भी, 1 साल का टाइम भी रिलेशनशिप का, इसको लोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि हमने 6 मंथ्स कंप्लीट कर लिए, 6 मंथ्स एनिवर्सरी चल रही है, 3 मंथ्स एनिवर्सरी चल रही है लोगों की, 1 ईयर एनिवर्सरी चल रही है। 1 ईयर 2 ईयर के बाद तो असली चीज पता चलती है। इनफैक्ट शादी की सेरेमनी या रिलेशनशिप का जो प्रपोजल होता है आजकल, जो एंगेजमेंट होता है या जो भी हामी भरी जाती, कन्फेशन होता है, वहां पे तो चीजें शुरू होती है। तो असली रिश्ता हमारा तब शुरू होता है जब निभाने का वक्त होता है, और जितना अच्छे से राम और सीता ने अपने रिलेशनशिप को निभाया है, इतने चैलेंजेस के बावजूद, अपने प्यार को निभाया है, इतने चैलेंजेस के बावजूद अपनी कमिटमेंट को निभाया है दोनों ने, चाहे वो दोनों अलग ही क्यों ना रहे हो एक दूसरे से, लेकिन दोनों का प्यार जो था वो कभी अलग नहीं हुआ। कभी दोनों ने एक दूसरे के प्रति कोई गलत शब्द नहीं बोला, हमेशा तारीफ ही कही और यही कहा कि भाई उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे गर्व है कि मैं सीता का पति हूँ, मुझे गर्व है कि मैं राम की पत्नी हूँ। तो जब हम ऐसे सच्चे प्रेमियों की, ऐसे हस्बैंड वाइफ की, ऐसे ट्रू लवर्स की एनर्जी को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसे अपने मन में उतार लेते हैं, हनुमान जी से जब क्वेश्चन पूछा, छेड़ देते हैं उनको, उनके दोस्त जब छेड़ाखानी करते हैं तो उनसे पूछ रहे थे कि अच्छा क्या तुम्हारे मन में भी श्री राम रहते हैं, श्री राम और सीता रहते हैं? तो उन्होंने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया कि देखो। कहने का मतलब ये भी है कि हनुमान के मन में, हनुमान जी के मन में मैस्कुलिन और फेमिनिन प्योरेस्ट फॉर्म्स में रहते हैं, यानी कि राम और सीता के रूप में रहते हैं, प्योरेस्ट एनर्जी ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन यूनियन उसी को मिलता है जो इस प्योर एनर्जी को, इस हाई डिमेंशनल एनर्जी को, हाईएस्ट
लव को जब कोई अपने दिल में उतार लेता है, जब सीता राम के प्रेम को आप अपने मन में उतार लेते हो, जब उनके प्रेम को आप समझ लेते हो, तब जाके आपको असली चीज अनुभव होती है, तब जाके आपको रियल लव अनुभव होता है। और वो प्यार आपको इतनी सारी जगहों में दिखता है, इतने सारे लोगों के रूप में आपको दिखने लग जाता है। इसीलिए तो राम और सीता अपना मिशन वर्क करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, अंत समय तक करते रहे, जब तक धरती पे थे। अब कई लोगों को इस बात से थोड़ी आपत्ति होती है कि ऐसा क्यों उनके साथ हुआ। कई लोग तो दुखी होके भी कहते हैं, मैं भी जब अपना इनर वर्क की एक ऐसे स्टेज पे पहुंची थी तो मैं भी बहुत दुखी होती थी कि क्यों श्री राम ने ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, क्यों किया उन्होंने सीता जी के साथ, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। कितनी दुखी हुई होंगी वो। और उस वक्त ये 2016 में मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ था और काफी दिनों तक हुआ था। इतना भी हुआ था कि मेरी आंखों से आंसू बहते थे। और मैं हर बात तो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती क्योंकि कुछ चीजें हमारे जीवन की पर्सनल होती है और हमें पर्सनल ही रखनी चाहिए। लेकिन मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ, जितना भी हिस्सा मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ, ये मैं एज अ डिवोटी शेयर कर रही हूँ और एज अ चाइल्ड भी शेयर कर रही हूँ, जिसको ऐसा लगता है कि उसको जो लव मिला, जो लव की अंडरस्टैंडिंग मिली, जो एक मेन और वुमेन के बीच में जो डायनामिक कैसी होनी चाहिए, जब उसकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिली, तो मेरा जो दिल था वो रिस्पेक्ट और प्यार से भर गया उन दोनों के लिए। और ये कुछ बहुत अनोखे तरीके से हुआ था उस वक्त। 2016 से शुरू हुआ था और 2017 में मुझे याद है फरवरी का महीना था मेरे ख्याल से, एंड आई वाज इन गोवा। मैं आरंबोल बीच में थी, आरंबोल नहीं, वैगेटोर बीच पे थी। और मुझे काफ़ी पसंद है पेंटिंग्स बनाना और मैं ऑटो पेंटिंग्स करती हूँ, यानी कि मुझे ये नहीं पता होता पेंटिंग बनाने से पहले कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। जो भी मेरे मन में आता है उस वक्त मैं वो पेंट करती हूँ, या तो कुछ दिन पहले से वो ख्याल आने लग जाता है, पर पता फिर भी नहीं होता कि एग्जैक्टली वो क्या बनेगा, कोई सेट इमेज नहीं होती है। लेकिन उस वक्त, उस दिन मुझे अभी भी याद है, मैं बीच पे थी, वैगेटोर बीच पे थी और वो काफी सुंदर बीच है, काफी खाली बीच है, वहां पे इतना क्राउड नहीं था उस वक्त। और मेरे मन में आया कि मैं बस पेंटिंग करती रहूं, और पेंटिंग करते करते मैंने एक ब्लू कलर के योगी, एक योगी की पेंटिंग बनाई जो कि ब्लू कलर के थे। आमतौर पे योगी तो हम बनाते हैं लेकिन उनका कलर ब्लू नहीं होता, और वो अपने आप ही ब्लू आ रहा था। उनके कंधे के पास आई वॉज मेकिंग सम येलो कलर की डॉट डॉट्स कुछ मैं बना रही थी, जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बना रही थी। कुछ देर तक वो पेंटिंग ऐसे ही बनती रही और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ उस वक्त। और धीरे धीरे वो जो योगी थे, न जाने किस वक्त, पहले तो मैंने योगी की फोटोज ले ली, मुझे वो पेंटिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे लग रहा था इतने में ही छोड़ देते। लेकिन ऑटो पेंटिंग कुछ ऐसी चीज होती है, ऑटो राइटिंग एंड ऑटो पेंटिंग, जो आप एक साइकिक एबिलिटी भी होती है। ये कई लोग साइकिक्स इसे यूज भी करते हैं रीडिंग्स करते वक्त या लोगों को आंसर्स देते वक्त। तो वो पेंटिंग करते 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 अचानक से ही वो पेंटिंग एक ब्लू योगी की जगह एक ऐसी लेडी में कन्वर्ट होने लग गई। और शुरू में अगेन वो मुझे लेडी नहीं लग रही थी क्योंकि उनके जो बाल थे वो ऐसे जूड़ा सर पे बना हुआ था, तो मुझे लगा ये भी शायद योगी ही हैं। अब वो योगी जो मैं बना रही थी वो डेवलप हो रहे हैं। लेकिन बहुत हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई क्योंकि अंत में जब पेंटिंग खत्म हुई तो वो एक लेडी थी जो अग्नि में चल रही थी। और उसी वक्त मैंने बोला, अरे ये तो सीता जी हैं। तो इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी उस वक्त, क्योंकि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि एक ब्लू योगी से मैं एक ऐसी लेडी की पिक्चर बना दूंगी जो कि अग्नि में चल रही हैं। लेकिन उससे मुझे एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज मिला, जिस मैसेज पे मैं वर्क भी कर रही थी और जिस मैसेज को लेके मैं थोड़ी सी परेशान भी थी, और वो यही था कि राम और सीता एक ही हैं। ये मुझे उन्होंने पेंटिंग के थ्रू आंसर दिया। और जब हम किसी चीज को पेंट करते हैं और वो पेंटिंग चलती गई, पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लगातार चलती रही, तो वो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही थी और मुझे लग रहा था अब ये क्या होगा, बैंड में क्या होगा, बैंड में क्या होगा। तो आप उस पेंटिंग की डिटेलिंग देख के ही कह सकते हैं कि इसमें काफी मेहनत लगी होगी। तो वो 3 दिन जो मैं पेंटिंग कर रही थी, तो मैं टोटली, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं ऐसे, जो कि बहुत प्योर लव के ऊपर हैं, जो कि एक यूनियन, एक यूनिटी के ऊपर हैं, जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों एक ही हैं और सीता और राम के रूप में वो मुझे दिखाई दिए। पेंटिंग्स तो मैं बहुत तरह तरह की बनाती हूँ। इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गॉड्स एंड गॉडेसेस की बनाती हूँ, लेकिन हाँ,
बचपन से ही मैं गॉडेसेस की पेंटिंग्स ज्यादा बनाती आई हूँ। बचपन से ही मुझे काली, दुर्गा, सरस्वती, सारी जो गॉडेसेस हैं उनकी पेंटिंग्स बनाना बहुत पसंद था, और वो भी नेचुरली ही होता था। और दूसरा, मुझे पेंटिंग्स का शौक था बहुत ज्यादा। फैशनेबल और वेल ड्रेस्ड लड़कियों की पिक्चर्स मैं बहुत बनाती थी। वो मैं शायद अभी भी करती हूँ। मतलब मुझे पसंद है कि लोग ड्रेसअप होते हैं, खुद को अच्छा रखते हैं, तैयार रहते हैं। एक श्रृंगार रस की जो फीलिंग है वो मुझे उनमें दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं सेल्फ लव भी दिखाई देता है कि देखो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, अपना फूलों को निहार रहे हैं, तितलियों को देख रहे हैं, नदियों के साथ घूम रहे हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स को मुझे पेंट करना बहुत पसंद है, स्पेशली जो फेमिनिन एनर्जी की होती हैं। तो ये बात मैंने आपसे इसीलिए शेयर करी क्योंकि इमोशनली उस वक्त मैं इस चीज से बहुत कनेक्ट कर पाई थी। और फिर 2011 में एक मूवी आई थी राम राज्यम करके, साउथ इंडियन मूवी है, तेलुगु लैंग्वेज की है, लेकिन उस मूवी को देख के भी मुझे बहुत ज्यादा एक इमोशनल कनेक्ट फील हुआ था, क्योंकि उस मूवी में, आपको भी देखनी चाहिए, अगर आप साउथ इंडियन हैं तो शायद तेलुगु लैंग्वेज आपको समझ में आती होगी, लेकिन अगर आप हिंदी बोलते तो आप उसकी हिंदी डबिंग भी देख सकते हैं। लेकिन साउथ इंडियन लैंग्वेज में जो मजा है, क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज मुझे बहुत ज्यादा संस्कृत जैसी साउंड करी उस वक्त। मुझे लगा कि इसमें संस्कृत के स्वर, शब्द, वो टोनालिटी भी है, तो काफी चीजें तो समझ में आ रही थी, बट फिर भी आई वॉज यूजिंग द सबटाइटल्स। राम राज्यम में श्री राम की जो इमोशंस है, सीता के जो इमोशन है, उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और क्योंकि ये उत्तर रामायण की कहानी पे बेस्ड है, तो लव कुश के कैरेक्टर को बहुत ब्यूटीफुली बिल्डअप किया गया है। 100% अगर आप असेंशन वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, आपको बहुत पसंद आनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो रामायण और महाभारत सिर्फ भाइयों की कहानियां नहीं है, सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं है, सिर्फ राजपाट को पाने की कहानी नहीं है। ये बहुत डीप स्टोरीज हैं, ये ह्यूमन इमोशंस की कहानियां हैं। ये लालच की कहानी है कि कैसे लालच इतना बढ़ जाता है, लस्ट इतना बढ़ जाता है, क्रोध इतना बढ़ जाता है कि किसी के हाथ में नहीं आता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर उसको कैसे प्रेम से, सूझबूझ से उसको सॉल्व किया जाता है। और दूसरी चीज जो मैं आजकल स्पिरिचुअल कम्युनिटी में काफी नोटिस कर रही हूँ, वो ये है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को समझ ही नहीं रहे। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग फॉरगिवनेस को भी नहीं समझ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग बाउंड्रीज को भी नहीं समझ रहे हैं। लोग किसी भी चीज को बोलते हैं इसे माफ कर दो, इसे जाने दो, ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है। कोई किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे भी कह रहे हैं आप स्पिरिचुअल हो ना, तो आप इसे जाने दो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि अब आप सच ही नहीं बोलोगे, क्योंकि रामायण और महाभारत की बात भी मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये झूठ पे सच की जीत है, ये सत्य की जीत की कहानी है कि कैसे जो ओवर प्रिविलेज लोग होते हैं, मतलब ही सेल्फिश लोग होते हैं, कैसे वो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, कैसे दूसरों को तंग करते हैं, कैसे दूसरों को नीचा दिखाते हैं और इसे अपना हक समझते हैं। दूसरों को तंग करने को अपना हक समझते हैं, अपने स्वार्थ को ऊपर ले जाने को अपना हक समझते हैं, अपनी हर जगह बढ़ाई करना और अपने को ही सिर्फ सोचना कि बस मैं ही मैं हूं और तो कुछ कोई है ही नहीं, इसे ही अपना हक समझते हैं। वैसे तो आपको अपने में ही रहना चाहिए, आपको अपने में ही रहना चाहिए, पर अध्ययन का मतलब, स्वाध्याय का मतलब ये नहीं होता कि आप उल्टी पुल्टी चीजें करते रहो। तो आपको पहले उस लेवल पे जाना पड़ेगा जिसमें आपको सच और झूठ क्या है ये तो पता चले, सच क्या है और झूठ क्या है। और फिर आपको माफ करिए, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देंगे। आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि माफी जो होती है वो अंदर से आती, दिल से आती है कि हाँ भाई ये तो बेवकूफ है, ये तो मूर्ख है, या ये लोभी है, या ये लंपट है, या ये, जैसे जपजी साहब में कहा गया है, कुछ लोग होते ही हरामखोर है, ये हरामखोर है। हरामखोर कोई गाली नहीं है, ये एक शब्द है जिसमें आप कहते हो। इस पे भी मैं आऊंगी किसी दिन, इस पे भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कोरा में भी किसी ने पोस्ट किया था कि जपजी साहब में हरामखोर शब्द को क्यों इस्तेमाल किया गया। तो यही है, आप समझिए, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो दुनिया को यही सिखाना चाहते हैं कि सच्चे बनो, अच्छे और बुरे के ट्रैप में मत फंसो, सच तो बोलो। गुरु नानक देव जी ने एक और शब्द बनाया है, सचियारा, उसकी बात करिए।
उसकी भी बात उतनी ही करिए जितनी हरामखोर शब्द की आप बात करें। क्या हरामखोर लोग नहीं है इस दुनिया में? बहुत हरामखोर लोग हैं। हराम का मतलब होता है जिसमें नहीं, हराम यानी कि विदाउट इट, ठीक है। जैसे शब्द है नमक हराम या नमक हलाल, राइट, ऐसे दो शब्द हैं। तो ये तो मतलब लोगों ने इसको बना दिया अब्यूज और ये वो, और जबकि दुनिया में जो एक्चुअल अब्यूजेस हैं जो नहीं बोलनी चाहिए वो सारी अब्यूजेस सब लोग बोलते हैं और उनको कोई अब्यूज मानता नहीं है। तो राम और रावण की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि रावण बहुत ओवर प्रिविलेज था। क्या राम ने उसे माफ नहीं किया था? रावण को किया था। क्या सीता जी ने माफ नहीं किया था? माफ नहीं किया होता तो कैसे आगे जीत जाते? माफ करने के बाद ही आप जीतते हो। जब आप दूसरों को माफ कर देते हो और उनको छोड़ देते हो उनके हाल पे कि ये तो है ही ऐसा। लेकिन अगर कोई डिजर्व करता है पनिशमेंट, अगर किसी ने अपनी बाउंड्री, अपनी सीमा रेखा को लांगा है, अपनी बाउंड्री को क्रॉस किया है, तो उसको उसका फल मिलना चाहिए और वो उसे मिलेगा। वो उसे किसी ना किसी रूप में मिलेगा। राम और सीता के रूप में ही रावण को फल क्यों मिला? क्योंकि राम और सीता प्योरेस्ट थे और प्योर लोग ही दूसरों को फल दे सकते हैं। पहले प्योर बनना जरूरी है, फिर क्या होता है और क्या नहीं होता इसके बारे में सोचना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि जो प्योर लोग होते हैं वो खुद कुछ करते ही नहीं है। उनको खुद ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनसे अपने आप ही जो हमारे मास्टर्स हैं वो सब कुछ करवा लेते हैं। तो अगर ट्रू लव को समझना है, अगर फॉरगिवनेस को समझना है, अगर त्याग को समझना है, अगर मिशन वर्क को समझना है, तो रामायण और महाभारत से अच्छी कहानियां आपको मिल ही नहीं सकती। पूरे वर्ल्ड में आप चले जाइए, लेकिन ये दोनों बेस्ट स्टोरीज हैं अपने उत्थान के लिए, अपने असेंशन के लिए। आप इन दोनों स्टोरीज का अध्ययन कीजिए। किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आप इनका अध्ययन कीजिए। एक एक कैरेक्टर को आप समझिए, एक एक कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछिए कि इसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, राइट। तो जब हम इस तरीके से इसको स्टडी करेंगे तो हमको ट्रू लव की जो मीनिंग है वो ज्यादा बेटर समझ आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, और पेट्रियन में भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मेरी बुक भी ले सकते हैं, इन द नेम ऑफ लव, विच इज बेस्ड ऑन द जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट। और यही रीजन है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप भी शायद इसी जर्नी पर हैं इस वक्त। आई होप आप इस जर्नी पे हो। और कोई भी आपको सवाल पूछना हो महाभारत से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड, आपको कितना भी अजीब लग रहा हो वो सवाल, आप पूछिए, क्योंकि उसका आंसर जरूर होगा। और एक अच्छा आंसर जब आपको मिलेगा तो आपके दिल को भी खुशी मिलेगी और मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। और ये मेटाफिजिक्स की स्टडी ही करने के लिए मैं सारी दुनिया को रेकमेंड करती हूँ। सारी दुनिया को मैं यही कहूंगी कि आप मेटाफिजिक्स पढ़िए। उसमें सारी साइंस, सारी ज्योग्राफी, सारी हिस्ट्री, सारी बायोलॉजी, उसमें सब कुछ है, सब कुछ, right? So I'll see you soon in another one. One love and peace out, and Jai Shri Ram.